Hello students. Now we'll talk about ranking of capital budgeting. Ranking of capital budgeting. So, when a number of projects appear to be acceptable on the basis of their profitability, जबकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और एक्सेप्ट किए जा सकते हैं किस आधार पर, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर, कि जिसमें ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए. द प्रोजेक्ट्स विल बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी in order to determine the most profitable project. Okay. The ranking of capital investment proposals is particularly necessary in the following two circumstances. क्या हैं वो circumstances? The first case is where capital is rationed. Where capital is rationed. देखें इसका मतलब क्या है. देयर इज़ अ लिमिट ऑन फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. तो लिमिटेड से फंड्स होंगे. सेकेंड केस है वेयर टू और मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दो या दो से ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं हमारे पास, बट ओनली वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी अंडरटेकन. बट हम एक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं एक टाइम पर. ओके. Thus, the objective of ranking is to put the capital available to the best possible use. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और रैंकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल जितनी भी अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें. दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. देखें एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. ए लिमिटेड कंपनी है. ए लिमिटेड is considering the following 5 projects for capital expenditures. एक कंपनी है, 5 projects हैं. The company can spare a sum of rupees 1,50,000. Okay, and expect a minimum return of 15%. रिटर्न रेट रहेगा 15% बिफोर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट. देखें हमने टैक्स से पहले की बात कर रहे हैं हम. ओके, बिफोर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट. तो रिटर्न रेट रहेगा 15%. अभी देखें प्रोजेक्ट्स की डिटेल. ओके, प्रोजेक्ट्स हैं 5 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमें दिया गया है पांचों प्रोजेक्ट्स का. एस्टिमेटेड सेविंग्स दी गई है हमें पांचों प्रोजेक्ट्स की. एंड परसेंटेज दी गई है. परसेंटेज दी गई है रेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की. तो देखिए एस्टिमेटेड सेविंग्स जो होंगी वो बिफोर टैक्स होंगी और टैक्स रेट हम कह रहे हैं मे बी टेकन एज 50%. ओके, सो statement should be clear. Okay, on the basis of information given, कौन सा प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? एक बार खुद से देखेंगे फिर हम क्लियर करेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 है. उसी प्रोजेक्ट से हमें सेविंग हो रही है 5,000. अनुमान लगाया हमने. ओके, 50,000 के खर्चे पर 5,000 सेविंग हो रही है. वहीं अगर हम देखें कि 75,000 का एक्सपेंडिचर है बट सेविंग्स हो रहे हैं
9,000 मीन्स ए प्रोजेक्ट से ज़्यादा सेविंग हो रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, अभी देखें सेविंग सबसे ज़्यादा किस में हो रही है। 8,000, 25,000, 28,000, दिस इज़ 28,000। ओके, बट एक्सपेंडिचर देखें कम किस में हो रहे हैं, 50,000, बट वहाँ पर सेविंग्स भी बहुत कम हो रही हैं। तो एक्सपेंडिचर 50,000, 75,000, 1 lakh, 1,25,000, 1,50,000। अब देखें 1,50,000 के एक्सपेंडिचर पर सेविंग सबसे ज़्यादा हमने अनुमानित की हैं। ओके, बट सेविंग ज़्यादा होने का मतलब ये तो नहीं कि वो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। हमें ये देखना है कि एक्सपेंडिचर भी तो ज़्यादा हैं, उसमें एक्सपेंडिचर कम हो सेविंग ज़्यादा हो तो वो प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। अब डी प्रोजेक्ट देखें, 25,000 सेविंग्स हो रही हैं। कंपेयर करें ई से तो 28 और 25 में बहुत कम फ़र्क रह जाता है 3,000 का। और एक्सपेंडिचर देखें 150,000 ईमेल कर रहे हैं हम इन्वेस्ट, डी में हम कर रहे हैं 125,000। तो देखें 25,000 एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ई में, 25,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके भी हमें सिर्फ 3,000 का सेविंग ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे on the basis of information given, project D seems to be the most profitable since it is giving the highest percentage return on investment। देखें परसेंटेज भी 37% है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, है ना। बट सबसे ज़्यादा तो 40 थी डी की। सेविंग्स ई की ज़्यादा हैं बट रिटर्न जो रहेगा वो डी का ज़्यादा है 40%, since it is giving the highest percentage rate on investment. However, in case this project is taken up, rupees 25,000 will be the surplus amount available with the company for alternative investment। देखें 25,000 जो ई डी और ई के एक्सपेंडिचर में फ़र्क आ रहा है, हम 25,000 जो सेविंग्स जो हैं वो और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं डी प्रोजेक्ट की, एस्टिमेटेड सेविंग्स रहेंगी 25,000, है ना, और परसेंटेज रिटर्न भी ज़्यादा है। In case project E is taken up, the full amount of 150,000 would be used up. The difference between the additional amount required and 25,000 and additional income is rupees 3,000 respectively over D, giving a return rise of 12%। देखें 12% का राइज है on the balance of rupees 20,000 over D। In such like such an opportunity is not available, the company should take up project E। ओके, तो हम बात कर रहे हैं डी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या फिर ई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें। तो यहाँ हमने डिसाइड किया इन केस डी ऑप्शन भी हो सकता था, ई ऑप्शन भी हो सकता था, पर इन दोनों में से प्रॉफिटेबल क्या रहेगा कंपनी के लिए,
फर्दर हमारे पास पहला डिसीजन रहेगा कि हम हमारा ध्यान जाएगा डी पर, ओके। बट अगर ऑल्टरनेटिवली हम देखें कि ई प्रोजेक्ट अगर ले लें तो 150,000 यूज़ किया जाएगा, ओके, और सेविंग रहेगी 25,000। देखें डिफरेंस बिटवीन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। एंड 25,000 एंड एडिशनल इनकम इज ₹3,000। देखें डी प्रोजेक्ट से ज़्यादा मिल रहा है हमें 3,000, है ना, 25 और 28, तो 3,000 जो है वो over D giving a return rise of 12% on balance। यहाँ से हमें 25,000 मिल रहा है अगर इन्वेस्ट करें, यहाँ सेविंग ज़्यादा हो रही है, तो डी से ज़्यादा रिटर्न हो रहा है 12% ऑन द बैलेंस ऑफ ₹25,000 over D। In case such an opportunity is not available, the company should take up project A। ओके, अगर कोई ऐसा हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है तो हमें डी ही रखना है, अदरवाइज हमें प्रोजेक्ट ई एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे कि कंसीडर कर रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू कॉरपोरेट फाइनेंस बाय जोएल डीन इन 1951। तो 1951 से शुरू हुआ था फर्स्ट एप्लीकेशन कॉरपोरेट फाइनेंस पे। ओके बच्चे, दिस इज़ इट कि कैसे करेंगे हम रैंकिंग प्रोजेक्ट्स की। थैंक यू।